मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अविनाश नाथुराम गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं। अगर आज नेता नहीं बन पाते, मंत्री नहीं बन पाते, एमएलए नहीं बन पाते, तो अविनाश गहलोत क्या होता? 2010 में नगर पालिका के इलेक्शन में चेयरमैन का इलेक्शन मैंने लड़ा था जी। वो मेरे जीवन का पहला चुनाव था। विटामिन डी या विटामिन सी, मतलब विटामिन डुक्का मिला गुरुजी से या विटामिन चाटा मिला? वही मैं कह रहा हूँ ना, पब्लिसिटी स्टंट के लिए आजकल कुछ भी करने को तैयार है। कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि अविनाश गहलोत को खुद को अविनाश गहलोत बताना पड़े कि सब नहीं अविनाश गहलोत? कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं अविनाश गहलोत माफी मांगो कहने की बजाय अशोक गहलोत माफी मांगो बोल के जी। एक खूबसूरत संडे का दिन, यानी छुट्टी का दिन, आराम का दिन, और हम सफर पे हैं। और सफर पे हैं क्योंकि माननीय मंत्री व्यस्त हैं, सुचारू हैं और लगे पड़े हैं अपनी राजस्थान की जनता के लिए समर्पित पूरी तरीके से। राजस्थान की जनता से संडे के दिन में मिलना, मेल मुलाकात करना, आराम कहाँ है? आराम कहाँ है जी? जनता को साथ लेके जो चलना है। आज इस खूबसूरत सुबह के साथ हमारे सफर के हम सफर हैं माननीय राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत। तो आज की जो चर्चा है वो चर्चा नहीं है, वो दिल खोला जाएगा, बातें निकलेगी दिल में से, दबी हुई बातें। जो एक युवा, बचपने से युवा नेता, युवा शक्ति, और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त मंत्री, और मंत्री के तौर पे बहुत जबरदस्त काम करते हुए, और ऐसा काम कि जो कभी कभार सुर्खियों में भी हो जाता है। तो देर नहीं करते हैं, बात करते हैं शुरू माननीय मंत्री जी से, श्री अविनाश जी गहलोत। नमस्कार मंत्री जी। और आप कैसे हैं? आज संडे के दिन ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी, मंत्री ऑन ड्यूटी विद विशाल पाराशर। तो आप कैसे हैं आज, बताइए। देखिए, सार्वजनिक जीवन में कोई छुट्टी नहीं होती है और 24/7 जनसेवा का काम लगा रहता है और उसी में हमारी संतुष्टि है कि हम जनता के काम के लिए 24 घंटे तैयार रहे जी। पूरा वीक, पूरा महीना और पूरा साल जी, यही जीवन है। और इसी में लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, उसके काम सुनना जी, और काम को पूरा करना जी, सार्वजनिक जीवन का मुझे लगता है यही उद्देश्य है। और इसी को लेकर हम लोग बिना रुके, बिना थके जी, हम लोग लगातार चलते हैं। तो ये ताकत कहाँ से आती है चलने की और लगातार चलने की? देखिए, जब भी समय मिलता है, सुबह सुबह योग कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं जी। शाम को थोड़ा समय मिलता है तो खेल भी लेते हैं जी। कहीं न कहीं बॉडी को तंदुरुस्त रखने का प्रयास करते हैं जी। स्ट्रेसफुल लाइफ में कभी अपनों के साथ बैठकर बात करना, खेलना जी, और एक्सरसाइज करना जी, और इसी में पूरा दिन निकलता है। और लगभग सातों ही दिन यही जो कार्यक्रम है कि चलता है। तो ये साइकिल कहाँ से योग के बीच में, मतलब जो साइकिलें चली है, साइकिलों का योग का ही माध्यम का दिखाने का प्रेजेंटेशन था, या साइकिल के माध्यम से कुछ न कुछ राजनीति गिराने का विचार? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जब छोटा था तब मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे छात्र जो है जब स्कूल में पढ़ते थे तो साइकिल का ही उपयोग करते थे जी। मैंने भी लंबे समय तक साइकिल को उपयोग में लिया है। जब स्कूल जाते साइकिल से ही जाते थे। और आज भी मेरा बेटा जो है साइकिलिंग करता है, मेरे पास साइकिल है जी। और जब भी समय मिलता है थोड़ी साइकिलिंग कर लेते हैं। ये भी एक योग का दूसरा रूप है जी। एक्सरसाइज के लिए, बॉडी के लिए साइकिलिंग भी उतनी ही आवश्यक है जी जी। कम चलाना होता है लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है तो साइकिलिंग चलाते हैं जी। हम साइकिल की बात चली है, तो साइकिल जिन्होंने पहली बार आपके जीवन में साइकिल आई, या फिर पहली बार जो माँ बाप साइकिल चलाते हैं, तो उस समय का कुछ आप बताएंगे? कहाँ से जन्म हुआ, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, कहाँ से आपका स्कूली दौर? देखिए, मेरा जन्म स्थान जेतारण है, जो पहले जिला पाली में हुआ करता था। आजकल नए जिला बनने के बाद हम ब्यावर जिले में आ गए। मेरा जन्म वही है और स्कूली शिक्षा भी पूरी जेतारण से हुई है, सीनियर सेकेंडरी तक। और उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन भी बीएड में जी, केकड़ी से। और फिर मैंने लॉ करी है जी, बीकानेर से। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन जोधपुर से हुई है।
तो एमडी यूनिवर्सिटी अजमेर, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मेरे ये सारे जो डिप्लोमा है, हायर एजुकेशन है, वहां से हुई है जी। और पहली बार मुझे साइकिल जो थी, वैसे तो पिताजी चूंकि गवर्नमेंट टीचर थे, अब तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय या तो बस में सफर किया है या साइकिल से जी। और उनकी साइकिल को ही हम काम में लेते थे। लेकिन अपनी व्यक्तिगत साइकिल जब पहली बार हमें मिली थी तो मुझे लगता है मैं क्लास 9th या 10th में था, तब मुझे 95-96 की बात, तब मुझे पहली साइकिल हमने ली थी जी। और उसके बाद 12th तक उसी को उपयोग किया। उसके बाद जब कॉलेज में चले गए जी। तो फिर साइकिल का सफर कम हो गया और धीरे धीरे जो आगे बढ़े तब बाइक और गाड़ी को उपयोग कर ले रहे। जी जी। आपके जीवन में आपके ऊपर ज्यादा, ये जब माँ बाप की अगर बात करते हैं तो माँ का आपके जीवन में स्वरूप ज्यादा देखने को मिलता है या आपके पिता? देखिए, मेरी माँ गृहिणी है और मेरे पिताजी टीचर थे, तब निश्चित ही उनका ये सपना था कि मैं कुछ प्रशासनिक अधिकारी बन के जनता की सेवा करूं और उन्होंने हर संभव प्रयास किया मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए। जी। मैंने प्रयास भी खूब किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें नहीं जा पाया। जी। एजुकेशन मेरी पूरी है और मैं पढ़ने में उस समय होशियार भी था। जब मैं हर बार क्लास में सेकंड स्थान पे रहता था, जी, परसेंटेज भी मेरे अच्छे थे, लेकिन समय का दौर है और ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। मैं प्रशासनिक सेवा में नहीं जाकर के आज राजनीति में सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में हूँ। जी। तो पेरेंट्स की जो दुआएं हैं, आशीर्वाद है मेरे माँ बाप का, दोनों का सामूहिक रूप से मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद। मेरे पिताजी कहते थे, यार अगर आप लोग आज नहीं पढ़ोगे बाद में बहुत तकलीफ आएगी। तो मैंने वो गरीबी भी देखी है, मेरे पिताजी ने भी देखी है, मेरी माँ ने भी देखी है, क्योंकि मेरे पिताजी के 5 भाई और 4 बहनें, फिर हम 4 भाई बहन, तो लंबा चौड़ा परिवार था और एक सरकारी शिक्षक की जो सैलरी होती है उसमें ये सारा गुजारा करना मुश्किल होता, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज करके, दूसरा कोई व्यवसाय हमारा था नहीं कृषि के अलावा, तो इन सारी चीजों को मैनेज करके मेरे पिताजी ने जो किया, मेरी माता जी ने जो किया, मुझे लगता है इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता है। हम कुछ बने या ना बने, लेकिन जो कुछ है उनकी वजह से है और जब तक जिएंगे जब तक उनका आशीर्वाद। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं जब चुनाव के अंदर आया तब लोगों ने मुझे, जो मेरे पिताजी का कार्यक्षेत्र था सरकारी शिक्षक देते हुए, वहाँ लोगों ने वोट मुझे नहीं देके मेरे पिताजी के नाम पे दिए। जी, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे रिलेशन जो थे लोगों से थे, पारिवारिक संबंध थे और उन्होंने मास्टर या फिर वो भी सोशल वर्कर या फिर कुछ ऐसा क्या करते हैं? वो मेरे पिताजी समय में उन्होंने जीवन का उसूल बना रखा था कि स्कूल समय से आधा घंटा पहले, छुट्टी होने का आधा घंटा बाद। अच्छा, मतलब सारा का सारा काम मेरे पिताजी करते थे पूरी ईमानदारी के साथ में और इसीलिए आज रिटायरमेंट के लगभग 12-13 साल के बाद भी मेरे पिताजी के उन गांव में वही संपर्क है जो 25-30 साल पहले हुआ करते थे। तो चुनाव में मुझे उनके कार्य क्षेत्र में लोगों ने बहुत वोट भी दिया था और मेरे पिताजी के कारण से मुझे थोड़ा आसानी हुई चुनाव में लोगों का विश्वास जीतने में। तो ये कहीं न कहीं मेरे पिताजी के किए हुए काम थे, उनका व्यवहार था, उनकी कार्यशैली थी और उसी को लोगों ने स्वीकार किया। उनको लगता था ये गुरुजी का बेटा है, इसलिए हमारी सेवा करेगा और कुछ नहीं करेगा तो गुरुजी को हम कह सकते हैं। इसलिए फैमिली में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका बड़ा आशीर्वाद और कृपा मेरे ऊपर। जी, अगर चलिए करवट ने रुख ले ली, आप मुड़ गए, आप कुछ और बनना चाहते थे, माता पिता का सपना कुछ और था, प्रशासनिक सेवाओं में जाना था, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाए, अगर नेता बन गए, प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाए, नेता बन गए, अगर आज नेता नहीं बन पाते, मंत्री नहीं बन पाते, एमएलए नहीं बन पाते, तो अविनाश गहलोत क्या होते? पहले मेरी इच्छा थी कि मैं एक पीटीए के तौर पर, मैं शारीरिक शिक्षक के तौर पे एक पीटीए बनना चाहता था और
मैंने स्पोर्ट्स में शुरू से मेरी रुचि थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं एक सरकारी शिक्षक, शारीरिक शिक्षक बन के मैं स्पोर्ट्स के अंदर में रहूं और वहाँ लोगों के बीच में खेलूं, कुछ खेल प्रतियोगियों को तराश करके बाहर निकल, क्योंकि मैं शुरू से स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ। अगर मैं वो भी नहीं बनता तो निश्चित रूप से फिर मैंने LLB की, मैं एक अच्छा वकील बनने का प्रयास करता, क्योंकि मैं एक इमोशनल व्यक्ति हूँ। जो अगर मुझे कहीं व्यक्ति परेशान दिखता है, पीड़ित दिखता है, तो मैं उसकी सेवा करने का मेरा प्रयास रहता है जी। तो मैं निश्चित रूप से एक अच्छा वकील बनने का प्रयास करता, और मेरी MLA बनने से पहले LLB की डिग्री हो गई थी जी। और मैंने बार काउंसिल जेतान में अपना रजिस्ट्रेशन जो है जी, वो भी मैंने करवा दिया। अच्छा, अभी इससे पहले अपनी चर्चा हुई कि कॉलेज की, तो ये जो राजस्थान के एक कॉलेज को चुन चुन के आपने जो इसको तालीम प्राप्त की, बीकानेर से, LLB और अजमेर से, हर जगह से, ये क्या कारण था? शिक्षा प्रणाली को समझना चाहते थे अलग अलग शहर की, कि हर शहर में किस प्रकार की शिक्षा हो रही? देखिए, मैं जब 12th मेरी हो गई थी, सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर ही था हमारे नजदीक में जी, तब हमने वहाँ एडमिशन लिया जी। और जब एडमिशन वहाँ लिया, फिर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी MA करना चाहता था, तो वो ब्यावर कॉलेज में थी जी, वो जयनान व्यास यूनिवर्सिटी में थी जी। इसीलिए फिर मुझे ब्यावर से जयनान व्यास जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिला जी। फिर मैंने BPED किया, तो BPED में जो कॉलेज मिलता है जी, तो मैं उसी में गया। फिर मुझे जब लॉ करनी पड़ी, तो उस समय थोड़ा कम मिलता था, तो हमने बीकानेर से करी। तो ये परिस्थिति बस ऐसा ही था कि मैं जो मुझे करना था, वो जो कॉलेज मिली मैंने वहां जाकर कर दिया। लॉ की जो डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रैक्टिस वगैरह कुछ समय ऐसा? हाँ, मैंने 2016 में मेरा एनरोलमेंट करवा दिया था, और मैंने 1.5 साल तक प्रैक्टिस करी जेतारण बार में। और जब उसके बाद में मैंने विधानसभा के चुनाव आए जी 2018 में जी, तब हमने एक प्रयास किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे टिकट मिलेगा जी, लेकिन वहाँ उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में और गुरु जी के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मुझे पहली बार मौका मिला, और मैं पहले इलेक्शन में MLA का मैं वहाँ से जीता। एक युवा नेता जी, बिल्कुल। मैं पहले इलेक्शन में जनता ने मुझे भरोसा किया, और मुझे एक बड़े मार्जिन के साथ में जीत मिली। और मेरे सामने धुरंधर थे राजनीति के, जो 5 बार जीते हुए थे। किसी ने 7 चुनाव लड़े, किसी ने 8 चुनाव लड़े जी। राजनीति के दिग्गजों के बीच में जनता ने मुझे जिताकर भेजा था जी। तो ये मेरे जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट। आपके पहले इलेक्शन में आपकी ही जीत नहीं हुई थी, आपके युवा मित्रों की जीत हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा भी नंबर था पूरे राजस्थान में। हम भी यूं लगे कि हाँ, जैसे आप नहीं जीते, हम ही जीत गए। तो युवाओं का स्वागत रहा हमेशा, और आपने युवाओं का मान बढ़ाया है। और अगर पहली बार कोई युवा शक्ति पहली बार भी अपने युद्ध में, अपने रण में, अपने इलेक्शन में जीत जाए, तो युवा लबरेज हो जाते हैं। युवाओं को लगता है कि जैसे हमने, मानिए, पूरा संसार जीत लिया। फिर उस जीत के बाद आपके दैनिक दिनचर्याओं में, या फिर आपके व्यवहार में, या फिर व्यक्तिगत आपके स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन आए, जो आपको लगता है हाँ, परिवर्तन तो होता है, स्वाभाविक है? आप में क्या क्या परिवर्तन? देखिए, मैं जब 2018 में जीता, तो मेरे जैसे बहुत से नौजवान थे, वो भी राजनीति में MLA बनकर आए थे। लेकिन जेतारण की राजनीति में अगर देखें, तो मैं भाग्यशाली हूँ। जेतारण की जनता ने मुझे इतनी कम उम्र में वहाँ का MLA बना दिया जी। इससे पहले मैंने 2010 में नगर पालिका के अध्यक्ष BJP से चुनाव लड़ा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। और जब डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, तो पार्टी ने मुझे उस समय कैंडिडेट बनाया जी। उस समय मेरी उम्र और भी कम थी, क्योंकि 18 से 8 साल पहले 2010 में, तब मैं उस समय चुनाव हार गया था। अच्छा, मैं सेकंड रहा। और 2010 में नगर पालिका के इलेक्शन में, चेयरमैन का इलेक्शन मैंने लड़ा था जी। वो मेरे जीवन का पहला चुनाव था। उस समय हार गया। उसके बाद में मैंने लगातार लोगों से संपर्क में जारी रहा, और जो लोग मेरे 2010 के चुनाव के खिलाफ थे जी, उन सब लोगों को मैंने 2018 में मेरे साथ जोड़ लिया। तो 18 में जब पहली बार मुझे अवसर मिला, तब मुझे ऐसा लगा कि ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है, इसको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो मैं जिस विचारधारा से आता हूँ, मेरी बचपन से, मैं जब बहुत छोटा था, 5 से 6 साल या 7 साल का रहा होगा,
तब हमारे जैतारण में संघ की शाखा एक ही लगती थी, मैं उसमें जाता था। अच्छा। मुझे उस समय ये नहीं पता था संघ क्या है, वो क्या है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं शाखा में जरूर जाता था। पर धीरे धीरे जब पता लगा, तब संघ का जो विचार है मन में आया। उसके बाद स्कूल में एबीवीपी की विचारधारा से प्रभावित हुआ, फिर हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से प्रभावित हुए। 2007 और 2008 में हमने एक जबरदस्त रैली करी थी जैतारण में विश्व हिंदू परिषद की, जिसमें 4 से 5 हजार लोग थे। उसके बाद फिर मैं 2010 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, तो सक्रिय रूप से मैं संघ के कार्यकर्ता के नाते संघ के कार्यक्रम में भाग लेने लग गया, और पिछले 15 साल से सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में भी काम कर रहा हूँ। और जब 18 में चुनाव जीता, उसके बाद मुझे इन सब विचार का मन में आया कि मुझे इन विचार को भी आगे बढ़ाना है और जनता की सेवा भी करनी है, और पार्टी के लिए काम करना है कि जिस पार्टी ने मुझे मौका दिया है उस पार्टी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो 5 सालों में जनता के साथ में रहकर के जनता का विश्वास जीता, चूंकि मैं विपक्ष में था, और विपक्षी सरकार में विपक्षी एमएलए होकर के जनता के मुद्दों को किस तरीके से आप उठाते, तो मैंने विधानसभा में जम के जनता की आवाज रखी। तो जब तात्कालिक हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, उपनेता प्रतिपक्ष थे आदरणीय गुलाब जी कटारिया और आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब, उन्होंने मुझे खूब बोलने का मौका दिया विधानसभा के अंदर। फिर पार्टी ने मुझे बीजेपी का पैनलिस्ट बना दिया। तो 3 साल तक बीजेपी के पैनलिस्ट के रूप में विभिन्न टीवी चैनल पर पार्टी की बात को रखता। कहीं न कहीं लोगों में थोड़ा सा मेरा फेस जो है वो जाने लगा, और मैंने जम के पार्टी की बात रखी, अपने विचार की बात रखी, अपनी बात रखी। तो कहीं न कहीं पार्टी के कारण ही मुझे ये सब अवसर मिला है। तो जो कुछ है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो कुछ है पार्टी के कारण से है, हमारा स्वयं का कुछ भी नहीं है, हम एक नाम मात्र के, बाकी जो कुछ है ये सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी का ही आशीर्वाद है। आज हम कहीं भी जाते हैं, हमारा जो सम्मान होता है वो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते होता है। वरना बहुत लोग जयपुर से जैतारण या जयपुर से जोधपुर निकलते हैं, शायद ही कहीं बीच में स्वागत सम्मान होता होगा, कार्यकर्ता मिलते होंगे, रोकते होंगे, माला पहनाते होंगे, लेकिन जब एक कार्यकर्ता के नाते इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आज हम निकलते हैं, जब भी कहीं कोई कार्यकर्ता को पता लगता है जिस रूट पे, तो कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि मैं बीजेपी का विधायक भी हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हूँ, और सरकार का मंत्री हूँ। ये पहचान जो मिली है पार्टी और संगठन की गार्ड से मिली है। सबसे ज्यादा पहचान तो आपको हारी हुई बाजी को जिताने के लिए मिली है। झुंझुनू जो आपने एक हारा हुआ माना जा रहा था क्षेत्र को, और उसको आपने बखूबी अपने ताकत दिखाई आपने, और अपने दिमाग से और संतुलन से उस सीट को निकाल दिया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या समीकरण थे झुंझुनू में, और आपके द्वारा इतना जबरदस्त खेला कैसे किया गया, दोनों ही दलों को कैसे कन्विंस कर लिया गया, बागियों को कैसे मना लिया गया, रूठों को कैसे वापस तैयार किया गया, क्या समीकरण था, क्या जादू का पिटारा लेके आए थे आप जैतारण से? देखिए, ये मुझे जब पार्टी ने झुंझुनू जिले का इस प्रभारी बनाया, तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि इस सीट को भी जीतना है। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि ये झुंझुनू का उपचुनाव जो था, इसमें जीत में सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास था। माननीय मुख्यमंत्री के पिछले 1 साल के कामकाज जो झुंझुनू के अंदर हमने करवाए, उसके आधार पर जीत मिली थी। संगठन के सभी कार्यकर्ता जब सामूहिक रूप से प्रयास करने लगे, अनेक जनप्रतिनिधियों मेहनत की, इसलिए वो झुंझुनू की जो जीत थी वो ऐतिहासिक थी। और उपचुनाव के अंदर 7 उपचुनाव में सबसे अधिकतम मतों से 43,000 वोटों से, जो झुंझुनू का भी इतिहास है, कभी हम लोग इतने मार्जिन से नहीं जीते। और 1957 से जो सीट कांग्रेस की हुआ करती थी आदरणीय सीताराम हुड्डा जी के, वहां से लेकर के ब्रजेंद्र हुड्डा जी तक, और ब्रजेंद्र हुड्डा जी के पुत्र हो चाहे पुत्र हो, उनके ओला फैमिली तक एक बड़ी कांग्रेस की मजबूत सीट हुआ करती थी। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने वही स्ट्रेटेजी वहां लागू करी जो कांग्रेस हर बार करती है। तो इस बार हमने कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को फेल करके हमने बीजेपी की स्ट्रेटेजी वहां लागू कर दी, और जो अपने लोग थे जो हर बार बागी खड़े हो जाते, उनको हमने कन्विंस किया, उनको बताया कि भैया यहाँ हार जीत पार्टी की होती है, और अगर पार्टी जीतेगी तो हमारी सरकार है, सरकार में सबके काम होंगे।
इसलिए सबको मैनेज किया, सबको विश्वास में लिया और सबने सामूहिक होकर के प्रयास किया, इसलिए इतनी बड़ी जीत मिली। और कहीं न कहीं पार्टी ने टिकट वितरण जो 7 जगह पे किया था जी, वो भी ठीक था। जनता में विश्वास जो था वो अधिक बढ़ा टिकट वितरण के कारण से जी। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी का जनता में विश्वास जो था, जनता का मुख्यमंत्री जी पर विश्वास था, उसके कारण से ये ऐतिहासिक जीत बनी। हम भी आए थे इलेक्शनों में, आपने इस्तकबाल हमारा किया था, हमको भी सामने इलेक्शन में दिया था, भरपूर एक को आपने बड़ा इत्मीनान से मिले हैं। हमने उस इलेक्शन के दौरान एक अलग अविनाश गहलोत को देखा जो अपने आप से एकदम अलग था, शक्ति का स्रोत था। वो शक्ति जो वहां पे थी, अब वो कहाँ से आ रही थी कि 24, 38, 42 घंटे मिलना, मीटिंग करना और भाषण पे भाषण, और ऐसे भाषण, व्यक्तित्व जो आपने अपना दर्शाया, मुख जबानी जो आपने लोगों को बताया, तो ये भाषा कहाँ से, इतनी परिवर्तित भाषा कहाँ से? देखिए, हमें तो मुख्यमंत्री ने लक्ष्य दिया था कि हमें जीतना है और निश्चित ही हमारे लिए बड़ा प्रेस्टीज का विषय था, क्योंकि मैं सरकार में मंत्री के नाते काम करूं और जिस सीट का मुझे प्रभारी बनाया जाए वहां जीत नहीं मिले तो फिर मेरा नाम सार्थक नहीं है। तो उसके बाद में हमने तय कर लिया था कि हम छोटे से छोटी जगह पे जाएंगे, छोटे से छोटे लोगों को कन्विंस करेंगे और उनको काम की गारंटी देकर आएंगे कि हम आपका काम करेंगे, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि सब लोग मोहल्ला परिवार से डरते भी थे उस समय, उनके साथ बड़ा गठजोड़ भी था जनता का जी। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का विश्वास भी हमारे ऊपर हुआ और जो कि वहाँ हमारी कम्युनिटी के, ब्राह्मण समाज के, कुमाऊं समाज के, जैन समाज के, अग्रवाल समाज के और ये जितनी भी ओबीसी कास्ट है, सैनी समाज हो गया जी, और अदर जो ओबीसी कास्ट है, जो छोटी छोटी जातियां हैं जी, हमने उनको कन्विंस करने का प्रयास किया कि नहीं, आपको साथ आना। वैसे जनरली छोटी जातियां हमेशा बीजेपी साथ रहती है जी, लेकिन उनको साथ देने वाला चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ कोई हमारे साथ में है, तो हम उनको जोड़ा साथ में जी। और उन्होंने निश्चित रूप से इतनी बड़ी विकट परिस्थिति के अंदर भी, जहाँ बड़े राज्य के दिग्गज थे जी, फिर भी हमारे प्रत्याशी पर भरोसा जताया, बीजेपी पर भरोसा जताया, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा जताया और लगातार लोगों से कन्विंस हुआ, लोगों को हमने विश्वास में लिया जी। तो निश्चित ही ये सारी चीजें जो थी उसके कारण से हुआ। मैं ये मानता हूँ कि ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं थी जी, ये माननीय मुख्यमंत्री से लेकर छोटे छोटे बूथ के कार्यकर्ता के सामूहिक प्रयास का ही परिणाम था कि हम उसको जीतने में सफल हुए जी। अभी तक के सफर में जो पुराने आपके मित्र बने बचपन से कॉलेज मिलती है? हाँ निश्चित ही जब मैं जेताड़ जाता हूँ जी, तब वो लोग आते हैं, हम लोग मिलते हैं। और मेरी जो बीपीएड मैंने करी थी वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें सारे लोग हैं हम लोग का। फिर हम लोग जो बचपन में साथ खेलते थे, पढ़ते थे, उनका एक ग्रुप है, उसमें हंसी मजाक चलता है। और आजकल प्रत्यक्ष मिलना नहीं होता, तो उस ग्रुप के माध्यम से वो कनेक्टिविटी रहती है, ऐसा लगता है जैसे साथ ही बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और वैसे कभी फोन के माध्यम से, कभी मिलने के माध्यम से कनेक्टिविटी हमारी लगातार बनी रहती है। जैसे खेल की बात है, तो ऐसा क्या विशेष खेल को आप पसंद करते थे और जो खेला करते थे, या फिर काफी अरसे तक कॉलेज में, स्कूल में खेला गया, या उसके लिए जुनून था कि या कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं या मैं फुटबॉलर बन? देखिए, हमने 2 गेम खेले। मेरा ऑफिशियल गेम तो रहा है हॉकी, अच्छा, जिसका मैं बेस्ट प्लेयर रहा। मैंने स्टेट खेला है हॉकी के अंदर। और अनऑफिशियल गेम अगर मेरी बात करूँ तो क्रिकेट रहा। अच्छा, क्रिकेट भी हमने खेला है, वॉलीबॉल भी हमने खेला है। कोविड के समय तो हमने खूब वॉलीबॉल खेली थी, सुबह क्रिकेट खेलते थे और शाम को वॉलीबॉल खेलते थे घर पे ही। हम फार्म हाउस में रहते हैं तो हमारी फैमिली बड़ी है, तो वहाँ हम लोग 2 टीम आराम से बन जाती है। बचपन में जब हम थे तो क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करते थे, स्कूल की हम हॉकी खेलते थे। तो कहीं न कहीं जब उस समय हम हैबिचुअल हो जाते थे कि स्पोर्ट नहीं खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा, दिन नहीं निकलेगा। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं 10th बोर्ड में था, 10 के लगभग 3 बजे करीब हमारे एग्जाम होते थे जी, तो हम 11:30 बजे तक क्रिकेट खेलते उसी दिन, जिस दिन एग्जाम होता उसी दिन, और 11 साढ़े 11 तक हम क्रिकेट खेलते, उसके बाद नहाते, उसके बाद तैयार होके फिर स्कूल जाते तो एग्जाम के लिए। ऐसे में जो गुरुजी, मास्टर जी, आपके पिताजी आपकी मरम्मत नहीं करते? वो खुद ही स्कूल जाते थे, वो खुद स्कूल हो जाते थे, वो रहते नहीं वहाँ, तो हम उनके पीछे से फिर दिन में ही खेलते। तो क्या हमारी एक्चुअल क्या पहले तैयारी हुई, अच्छा, बिल्कुल रिविजन पहले हमारा हो गया था। हमारे
सिलेबस हो गए थे, तो मैं उस समय भी अच्छी मेरी परसेंटेज थी। उस समय तो 75% को बहुत अच्छा माना जाता था। अव्वल आजकल 95, 97, 98, 99 तक बनते हैं, तो भी कंपटीशन बहुत रहता है। उस समय के आज के थोड़ा स्टैंडर्ड में फर्क आया है, एजुकेशन का स्तर जो है वो भी बड़ा है। तो खेलना उस समय हमारी बड़ी के साथ साथ में हमको भी प्राथमिकता हुआ करती थी, और आनंद भी आता था। जब बचपना था तब खेलना ज्यादा पसंद करते थे। अब खेलना पसंद करते थे, और इलेक्शन इम्तिहान के दिन भी अगर जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो माने कि वो बच्चा थोड़ा सा चंचल है। अब जब थोड़ा सा चंचल है तो उस बच्चे ने बचपने में मास्टर जी, माता जी या पिताजी के द्वारा थोड़ा प्रसाद भी लिया होगा। तो आपने प्रसाद लिया है? हम जब नहीं पढ़ते, मैं क्या स्वभाव से जिद्दी बहुत था, फिर तो थोड़ा डबल प्रसाद लिया। हाँ, तो मैं जिद्दी बहुत था। तो मैं जब किसी दीपावली आती मुझे पटाखे लेना ही लेना है तो लेता ही था। मुझे साइकिल लेनी है, लेना ही था। मुझे स्कूल में हॉकी खेलने जाना, मुझे शूज लेने हैं, तो मुझे लेने ही लेने। मैं जिद्दी बहुत था। तो उस समय क्या है, जब पापा जी ये समझते थे कि यार ये पैसे का मिसयूज है, अच्छे शूज नहीं लेकर के थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी के ले लें, तो इस तरीके से कुछ चीजें हुआ करती थी। डांटते भी थे, और कभी कभार ऐसा होता भी था। तो ये पापा जी तो सिर्फ इसलिए करते थे, गुरुजी भी इसलिए करते थे कि नहीं, अगर कुछ हमारी ऐसी आदतें हैं उसको सुधार करके हम थोड़ा सा और अच्छा बन जाए, और अच्छे संस्कारिक बन जाए, जहाँ जिद नहीं हो, और परिस्थितियों से तालमेल करने की वो उनका कोशिश ये रहती थी। लेकिन फिर बचपन में मैं आपकी विटामिन की कैप्सूल्स की बात कर रहा हूँ कि बचपन में विटामिन की कैप्सूल्स किन से मिली आपको? हमारे गुरुजी थे, उन्होंने एक बार मुझे एक ही बार, पहले नहीं, विटामिन डी या विटामिन सी, मतलब विटामिन डुक्का मिला गुरुजी से या विटामिन चाटा मिला? एक चाटा मुझे मारा मेरे गुरुजी ने जब मैं क्लास 10th में था। मैं 10th में था तो मैं थोड़ा लेट हो गया जी, तो उन्होंने मुझे एक चाटा मारा। 10th में था तब, अब तो लेट के चल वो हो गए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया अंदर ही अंदर। लेकिन फिर उस समय मैं ये समझता था ना यार, ये मेरे पिताजी भी टीचर हैं, वो भी किसी को मारते होंगे, बिल्कुल। तो फिर मैं वही समझता था। तो फिर मैंने सेक्रीफाइस कर लिया। मैंने कहा गुरुजी ने, मैं लेट आया इसलिए मुझे मारा है। तो ऐसा चलता था। बाकी तो चिमटी मारना ये तो हमारे बहुत पहले टीचर थे, यही करते थे। लेकिन उसके बाद में शायद 10th के बाद में ऐसा कभी नहीं। ऐसा कोई गुरु हो आपका जिसकी क्लास में जाने से पहले थोड़ा सा धड़का रहता हो हमेशा कि आज कुछ हो नहीं जाए? होता है, मुझे भी रहा, फोबिया होता है कई बार, कई गुरुजन होते हैं, मगर वो बेचारे बुरा नहीं चाहते, मगर अपने को फोबिया रहता है। तो क्या डर का ऐसा गुरु जी है? ये बहुत शुरू में मैं जब 4th 5th क्लास में था, उस समय हमारे जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था, उस समय हमारे गुरुजी थे। तो थोड़ा सा कभी कभार ऐसा लगता था। उस समय ज्यादा पढ़ाई में शुरू में क्लास एडमिशन लिए उस समय थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था कि भी आज एग्जाम है, आज क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, तो थोड़ा हुआ करता था। एक हमारे टीचर हुआ करते थे, आज तो वो नहीं है, शायद वो इस दुनिया से चले भी गए हैं, पर उनके आने के बाद पूरी स्कूल में पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था। पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई नहीं बोलता था उनके सामने। इतना मैंने जीवन में डिसिप्लिन व्यक्ति जो है पहली बार देखा। एक ही व्यक्ति थे वो, जिनके कारण से था। वैसे तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन उनका जो था वो मारने में देर नहीं लगाते थे, बोलने में देर नहीं लगाते थे। और उनके आने के बाद में पूरी स्कूल में ऐसा मतलब लोग बच्चों में डर बैठ जाता था, गुरुजी आगे अब मारेंगे, अब मारेंगे। तो अगर आलपिन भी अगर कहीं गिर जाएगी तो वो सुनने में आ जाती, कितना पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था। अच्छा, ज्यादा प्रासंगिक क्या लगता है आपको, एक युवा नेता कहलाना या फिर एक जवान नेता? देखिए ऐसा नहीं है, ना तो मैं नेता हूँ और ना कोई बड़ा व्यक्ति हूँ। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और यूथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि राजनीति में ऐसे युवा आना चाहिए जिसका राजनीति कोई गॉडफादर नहीं हो, मैं शुद्ध रूप से उसका उदाहरण हूँ। मेरे कोई गॉडफादर, मेरे कोई फैमिली से कोई भी राजनीति में नहीं रहा है, और निश्चित ही हम प्रधानमंत्री मोदी जी को आदर्श मान करके, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति को, भैरव सिंह शेखावत जैसे व्यक्ति को आदर्श मान करके, उन्होंने जो राजमाता विजय राजे ने जो किया है, उनको मान करके निश्चित ही हमें ये लगता है कहीं न कहीं उन्होंने उस दौर में भी पार्टी के लिए जब कुछ नहीं था तब उन्होंने संघर्ष किया। तो हम तो आज उस स्थिति में हैं जब सब कुछ हमारे पास में है।
कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, तो निश्चित ही हमें लगता है कि पार्टी के महापुरुषों ने जो काम किया है, त्याग बलिदान दिया है, उसको हमें और मजबूत करना है, तभी जाकर मजा आएगा। और पार्टी का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है उसमें लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। आपने कई साइड दरकिनार साइड में बैठे हुए, किनारे में बैठे हुए, दबे हुए नेताओं को राजनीति चमकाने का मौका दिया है। हाल में एक बयान, हम समझ रहे हैं कि मैं किस बयान की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, दादी के बयान। कई लोगों ने अपनी राजनीति चमकाई है, तो क्या रहा, क्या क्यों कहा गया, क्या सोच थी, और राजनीति चमकाने वालों के लिए क्या आप मैसेज? देखिए, मैं जब पिछले 5 साल विपक्ष के एमएलए के तौर पर विधानसभा में बात की, मैंने जम के कांग्रेस को घेरा था। उस समय भी जम के घेरा था मैंने, और मैंने कभी शब्दों की मर्यादा को खत्म नहीं किया। मैंने शब्दों की मर्यादा में रहकर के बात करी थी। और जब इस बार मैं मंत्री के तौर पर जब क्वेश्चन आंसर होते हैं, तभी कोई पॉलिसी के बारे में उन्होंने पूछा, तो वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे थी। तो सहज रूप से उसमें मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जी जो आपकी दादी जी है, वो मैंने इसलिए कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, इवन सोनिया गांधी तक कांग्रेस के नेताओं के बयान में सुनाता हूं आपको कि कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष जब आपातकाल लगा था जी, तब उन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया जी, चाटुकारिता की हद हो जाती जी। उसके बाद में जब यूपीए गवर्नमेंट थी जी, यूपीए गवर्नमेंट के समय मणिशंकर अय्यर साहब का बयान देख लीजिए, सलमान खुर्शीद साहब का बयान देख लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि सोनिया गांधी जी सिर्फ राहुल गांधी की मां नहीं है, सोनिया गांधी कांग्रेस की मां नहीं, देश की मां। अगर इस तरीके के बयान आ जाए, मैंने ये कहा था आपकी दादी इंदिरा गांधी जी, तो वैसे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जो हैं इंदिरा जी को अपनी दादी बोलते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोलते हैं हमारी दादी ने ये बलिदान दिया, हमारे पिताजी ने ये बलिदान दिया। तो दादी एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के आपसी झगड़े के कारण से तत्कालीन अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष जी, दोनों में इतना झगड़ा चल रहा है, कांग्रेस के विधायकों में झगड़ा चल रहा है, उनके जो सचेतक हैं उनमें झगड़ा चल रहा है कि सबसे बड़ा नेता कौन बनेगा, कांग्रेस की चाटुकारिता गांधी नेहरू परिवार के प्रति सबसे ज्यादा कौन करेगा। इसमें वो उलझ गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि जनता का उनको साथ मिला नहीं इसमें, और हर एक व्यक्ति ने, हर एक राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति ने कहा कि दादी शब्द कभी किसी सूर में गलत नहीं हो सकता। उन्होंने उसको लपक लिया। जब बाद में उनको पता लगा कि हमसे गलती हुई, तो फिर वहां माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में आकर के उन्होंने माफी मांगी, और विधानसभा के फ्लोर पर, हाउस के अंदर माफी उन्होंने मांगी। तो ये कहीं न कहीं उनको लगता है कि चाटुकारिता के जाल में कांग्रेस हमेशा फंसी है। वन एंड ओनली गांधी नेहरू परिवार में जितनी चाटुकारिता उन्होंने करी है, जितने तलवे वो चाटने, उनको पता है कि हमारा भविष्य इसी में। आज किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ बोल दे। तो मैंने जो शब्द कहे थे वो सम्मानजनक शब्द थे, और उसमें उनको तो उल्टा स्वागत करना चाहिए था मेरी बात का। हाँ, मैंने दादी जी का, तो इंदिरा गांधी जी नो डाउट दादी की उम्र के थे, हमारे लिए भी है ये बात। आज भी हम गाँव के अंदर प्रचलित भाषा में जो हमारी हमसे बड़े होते हैं, अपनी माँ से बड़े, उनको दादी बोलते हैं, उनको काकी बोलते हैं, अब माता जी बोलते हैं। बहुत सारे शब्द हमारे हिंदू डिक्शनरी के अंदर से बोलते हैं। तो उनको, मुझे नहीं लगा कि उनको इस शब्द से आपत्ति नहीं थी। उनको तो बखेड़ा करना था, गांधी नेहरू पर चाटुकारिता करनी थी, मैसेज देना था कि देखो हम इनके नाम पे ये कर गए। लेकिन जनता ने भी अस्वीकार कर दिया, और ये जो पॉलिटिशियन है और जो समझ रखने वाले, जो आप जैसे साथी पत्रकार हैं, उन्होंने विश्वास कर बता दिया कि दैट इज नॉट राइट। इन्होंने जो करना था वो नहीं करना था इनको। इसमें ऐसा कुछ भी असभ्य भी नहीं था और गलत भी नहीं। जी, आपसे बखूबी बड़ा प्रेम उस दौरान रखा गया, बड़ी दोस्ती के व्यंग्यात्मक आपके खिलाफ सवाल बोले गए माननीय डोटासरा जी का। तो उस टाइम के बयानों को लेकर डोटासरा जी से क्या आप सोचते हैं? क्या मेरे बारे में डोटासरा ने कुछ नहीं बोला। जब ये वाकया हुआ, मैंने उसी समय हाउस में कह दिया था माननीय अध्यक्ष जी को कि अगर मेरे शब्द गलत है तो उसको तुरंत प्रभाव से स्पंज कर दिया जाना चाहिए जी, और वो ऑन रिकॉर्ड है जी। अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि मैं देखकर उसको हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, स्पंज कर दूंगा जी। लेकिन उन्होंने उसके बजाय अध्यक्ष जी के जो डाइस थी वहां आकर के जो बर्ताव किया, उसके बाद में मामला ज्यादा बिगड़ गया।
और उन्होंने मेरे लिए गलत शब्द नहीं कहते, उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी जो थे विधानसभा के, उनके लिए जो गलत शब्द बोले थे, माफी मांगनी पड़ी उनको। और डर ऐसा था, आज दिन तक विधानसभा में पाँव नहीं रख के लौटा सकते थे। जी आप बड़ा मुखर होकर बोलते हैं और मारवाड़ी के अंदर बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, क्योंकि आप एक जुड़े हुए हैं और धरातली हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। मगर उन भाषणों में, मारवाड़ी के भाषणों में, एक भाषण के अंदर जब आप खुद स्वयं कहते हैं कि हमारी पर्ची की सरकार है, तो वो क्या आलम था, क्या उस समय का भाव था? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं जब एक गांव के प्रोग्राम में गया था और वहाँ हजारों की संख्या में लोग थे, मैं गांव में गया, उस गांव में मेरी घोड़े पर बैठ करके बढ़िया सा स्वागत भी हुआ और बैंड बाजे भी थे, सब थे, क्योंकि लोगों को हम काम करते हैं। लेकिन वहां जब मैं भाषण दे रहा था, एक मानो एक डेलीगेशन मेरे पास में आया और मुझे एक स्लिप दी, तो उसमें उन्होंने काम के लिए बोला था कि हमारी यहाँ एक साइंस फैकल्टी खुल जाए तो ठीक है। अच्छा। तो मैंने कहा यार लाओ यार, जनरली मारवाड़ी भाषा में यही बोलते हैं, पर्ची है वो लेके आओ। अब मेडिकल शॉप पे जाओगे तो भी आपको वही कहेंगे पर्ची दे दो, पावती दे दो, स्लिप जो भी। तो मैंने कहा लाओ यार, ये विपक्ष वाले हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये पर्ची की सरकार है, तो हम तो व्हाट्सएप पे भेजोगे तो भी काम कर देंगे, ये पर्ची से दे दो, स्लिप से तो भी हम काम करते हैं, किसी भी वे में आप हमसे संपर्क करोगे तो हम आपका काम करेंगे। अब उसके पूरे आधे घंटे के भाषण में जो मैंने कहा था वो तो गौण था, लेकिन कुछ मीडिया के और कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने उसको थोड़ा सा एक 5 सेकंड का जो वीडियो था, मतलब क्या है कि दुर्भाग्य है कि आप पूरा बयान तो सुनते नहीं है, लेकिन उसके आगे पीछे के बयान काट करके एक लाइन है, अब आप पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या है। बिल्कुल सही है। तो कहीं न कहीं मीडिया और ये जो लोग हैं उनको एक टीआरपी के लिए जो चाहिए वो उन्होंने उसमें से निकाला, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है मेरे जैसे व्यक्ति पर, जिन्होंने मुझे इस उम्र के अंदर कैबिनेट मंत्री बना दिया, नेतृत्व ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। और हम 24 घंटे यही काम करते हैं कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, सरकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो किस तरीके से धरातल पर हो, हम उसकी बात करते। मैंने उस भाषण में आधे घंटे में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का बखूबी उसमें बोला था, लेकिन वो नहीं है। वो जो 5 सेकंड में जो बोला था वो उन्होंने दर्शा कर नेगेटिव शेयर करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ जो लोग थे, जनता, तो सबको पता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अविनाश जी, मैं आपसे एक सवाल के लिए आपको एक तरफ दूसरी तरफ मोड़ के लेके जाऊंगा, क्योंकि भाषा की बात चल और वो भी राजस्थानी भाषा की बात चल रही है। अब आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप खुद बड़े सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा कुछ हो पाएगा? आप उस तरफ काम अग्रसर हो पाएंगे कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का मिल पाए? देखिए, बहुत लंबे समय से राजस्थानी भाषा को राजभाषा दर्जा देने के लिए लगातार विभिन्न साहित्यकारों ने, प्रखंड विद्वानों ने और बहुत बुद्धिजीवी ने प्रयास किया है। और बहुत सारे बीजेपी के अंदर भी जो हमारे विधायक हैं और कुछ पार्टियों में हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि ये दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि नीतिगत निर्णय है और कुछ टेक्निकल इसकी जो बातें हैं वो शायद हो सकता है मैं इतनी जानकारी नहीं हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कोई परेशानी आ रही होगी तकनीकी, क्योंकि राजस्थान की ऐसी जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है वो अगर देखेंगे तो हर 12 कोस, मतलब कुछ किलोमीटर के बाद में जब भाषा बदल जाती है, जब पहनावा बदल जाता है, जब खान पान बदल जाता है, और राजस्थान के कोने कोने में मुझे लगता है कितनी तरह की क्षेत्रीय भाषाएं होती है जी, अलग अलग जगह में ढूंढाड़ी हो गई, 5 कोस में पानी और 5 कोस में वाणी बदलेगा आपने। तो ये क्या इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसके जो विशेषज्ञ हैं वही बता पाएंगे इसमें किस तरीके से राजभाषा का दर्जा उसको मिल सकता है। क्या कभी आपके मित्र ने या फिर कभी साथी सहपाठी, राजनीतिक सहपाठी या राजनीतिक कलीग, इन्होंने कभी आपसे आपके टेलर का बिल मांगा? किसका? आपके टेलर का बिल मांगा है? हमें भी उस दुकान का बिल दीजिए, तो आपकी जैसे पोशाकें, आपकी जैसे, क्योंकि व्यक्तिगत जब आपको देखा जाता है कि युवा शक्ति, मगर एक शानदार व्यक्तित्व और परिधान, और आपकी मतलब परिधानों की चर्चाएं, आपके कपड़ों की चर्चाएं, आपकी तो टेलर का भी ऐसा हुआ है कि मजाक में या फिर कभी किसी ने कहा होगा कि यार
वो तो मैंने मांगा दूसरों से। जब मैं दूसरों के कपड़े देखता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार आप हमें दो, आप कहाँ से सिलवाते हैं? हाँ, तो मैं तो नहीं, मैं तो शुरू से जेतान में सिलवाता आया हूँ, और अब आजकल जयपुर सिलवाने लगे हैं। हाँ। जो भी साधारण सा होता है उससे सिलवा देते हैं। ये तो छात्र अभी आक्रोशित है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी नेता, छात्र नेता भी हैं। तो छात्र नेता जो आक्रोशित है, ये ज्यादा जो आक्रामकता जो छात्रों में रहती है, ये काम आती है या फिर सब आम सहमति काम? देखिए, छात्र राजनीति के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेता आज भी हमारे सामने जो छात्र राजनीति से निकल कर आए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे जोधपुर जयराम व्यास यूनिवर्सिटी की बात करें, बहुत सारे छात्र नेता जो हैं वो हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले में थोड़ा परिवर्तन आया छात्र राजनीति के अंदर। आजकल लोग जल्दी पब्लिसिटी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से मर्यादाओं को भी पार कर देते हैं, और जो हमारी राजस्थान का कल्चर रहा है, संस्कृति रही है, उसको भी पीछे धकेल कर एक ही दिन में मतलब पब्लिसिटी स्टंट के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि जनता आपको बड़ी मतलब हजारों आंखों से आपको जनता देखती है जी। वहाँ परसेप्शन आपका जनता में कैसा बनता है? आप कहीं यूनिवर्सिटी में जाकर के 10, 20, 50 लड़कों को ले जाकर वीसी के साथ में अगर आप वे ऑफ टॉकिंग आपका अगर ठीक नहीं रहेगा, आप पुलिस के साथ उलझते हैं, आप किसी और के साथ उलझते हैं, तो आपका एक जो एम है वो एक ठीक तरीके से होना चाहिए। महज पब्लिसिटी स्टंट के लेकर होगा तो जनता आपको नकार देगी। आजकल मुझे लगता है यही चलता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मुद्दों पर बात करनी चाहिए, छात्र हितों के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ नेता बनने के लिए अगर आप ऐसा करोगे तो आजकल बड़ी जनता भी समझदार है, प्रशासन भी समझदार है, और सब समझदार है, मीडिया भी इसको इस तरीके से देखती है। तो ये इस तरीके से होना नहीं चाहिए। आप सब पूरी सभ्य भाषा में बात करेंगे तो सारे काम होते हैं, लेकिन आप दादागिरी से और टारगेट करके किसी को बात करोगे तो मुझे लगता है सक्सेस भी नहीं होना है। उसका जवाब ही जनता देती है। क्योंकि अभी हाल में हमने देखा बड़ा आक्रोशित युवा नेता, छात्र नेता जो इन दिनों पुलिस से लड़ने को तैयार है, मतलब हाथ पार तक की बातें हो जाती है कि आप बॉडी टच करने की बातें हो जाती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, पब्लिसिटी स्टंट के लिए आजकल कुछ भी करने को तैयार है, चाहे अपने बयान के माध्यम से हो, चाहे अपनी हरकतों के माध्यम से हो। ऐसा लगता है ना अभी भी बचपना है, जबकि कानून 21 साल के बाद में अपने को बालिग मानता है जी। छात्र जी, मेच्योरिटी का लेवल जो है बढ़ जाता है, हम अच्छे बुरे की समझ में आ जाते हैं, अपना विवेक अच्छे से काम करने लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो बचपन वाली हरकतें थोड़ा सा कहीं न कहीं पर्सनैलिटी को डाउन करता है, आपके व्यक्तित्व को डाउन करता है। वैसा नहीं होना चाहिए। आप काम करें, अच्छे से काम करें, एक लोकतांत्रिक तरीका है, आपका अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को आप लोग ऐसे ओवरटेक नहीं कर सकते कि कानून से बाहर जाकर के कि वो भी सामने अधिकारी है, चाहे कोई भी हो, कर्मचारी राज का सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा हो जी, उनकी बराबर ही मर्यादाएं रहती है जी। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं जी, या कानून को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये सारी चीजें लोकतंत्र में कभी इजाजत नहीं होती जी। आपने कभी फिल्मों का शौक रखा है, और अगर रखा है तो ऐसी कौन सी राजनीतिक फिल्म है जिससे आपने एक बार नहीं या 2 बार नहीं या कई बार देखा हो, जो राजनीति के इर्द गिर्द घूमती कोई फिल्म? देखिए, सही बात तो ये, जब हम छोटे थे बहुत सारी मूवी हमने देखी, बहुत सारी मूवी हम देखते थे। शौक रखा है, शौक रखा है हमने, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड सर्किल जो था वो, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे मूवी देखते थे, शाम को क्रिकेट खेलते थे, और सुबह सुबह रात को पढ़ाई करते थे। ये सारा सामूहिक प्रयास था जी। और बहुत सारी मूवी हमने कई बार देखी है, रिपीट करी है। तो वैसे ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ मूवी ऐसी है जो वाकई में प्रभाव छोड़ती है। तो वो राजनीति के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति के बिहाइंड से भी अगर देखिए कुछ अच्छी मूवीज है, जैसे मैंने बाहुबली देखी है। बाहुबली मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी जी। आप परिवार के साथ बैठ के ऐसी मूवी को देख सकते हो जिसमें बहुत हटके उसका जो पिक्चर है वो हुआ है। बहुत सारी पुरानी मूवी बहुत सारी है, पुरानी मूवी बहुत, जैसे गुलाल और हासिल जो छात्र युवा नेताओं की जो फिल्में थी, इसमें से कभी कोई फिल्म को देखने का इत्तेफाक हुआ है? आदि में बहुत कम, अभी तो मेरा पिछले 15 सालों में बहुत कम इक्का दुक्का मूवी कोई हमने देखा है। द केरला स्टोरी मूवी, और जो गुजरात के द साबरमती एक्सप्रेस है, ये तो देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं आप लोग।
वो देखी है। तो ऐसी मूवी जो है जो वास्तव में अपने आज के इस दौर में जो सत्य घटनाओं पर आधारित है उसको देखने में सत्यता पता लगती है, जो कहीं सत्यता बाहर नहीं आई है वो हमने देखा, वो एक सामाजिक संदेश भी देती है। जी, तो अब इस फिल्मों का शौक रहा है तो किसी फिल्मों रंगमंच के किसी सुपरस्टार का भी आप दीवानगी रही मतलब कि मैं फिल्म नगरी में, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आते हैं ये मानिए कि राजस्थान में बम्बई में बसने की शुरुआती इस आपके क्षेत्र के व्यापारियों से बात होती है, तो मुंबई में आपके रिलेटिव भी होते हैं, ज्यादातर मित्र भी होते हैं, बचपन के मित्र बम्बई जाके सेटल हो गए हैं। तो ऐसा लगा कि यार बम्बई आया तो यार नगरी इससे पहले की फिल्म नगरी में ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि आज भी आप जिस हिसाब से रहते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि पहले का पैमाना तो क्या रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं रहा कि ऐसा कुछ सोचना था, क्योंकि पारिवारिक स्थिति और पारिवारिक जो हमारे मर्यादा है उसमें ऐसा नहीं था। पढ़ लिख करके सरकारी कर्मचारी अधिकारी बनना ये सपना था, तो ये तो बहुत अलग है। क्योंकि मैं तो बॉम्बे भी मेरा एमएलए बनने के बाद में 2018 में विधायक बन गया और 19 में महाराष्ट्र में जब चुनाव थे तो पार्टी ने मुझे लगाया, तो पहली बार मैं गया हूँ 2019 में, ऐसा कुछ था नहीं और सोचा भी नहीं था। पसंदीदा कोई ऐसा कलाकार जिसको आज भी लगता है कि मैं काश उनसे मिल पाऊं या फिर मैं काश मिला होता कभी? देखिए ऐसा तो बहुत है, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन साहब से जो लीजेंड है उनसे कभी मौका मिला तो जरूर मिलूंगा, और उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, उनसे मिलने की इच्छा है। मैं उनसे मिलने का प्रयास जरूर करूंगा, बहुत जल्दी उनसे मिलूंगा, क्योंकि केसी बोकाडे साहब जो है फिल्म डायरेक्टर, बिल्कुल वो हमारे बहुत अजीज भी है और हमारे पड़ोस बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेतान के पड़ोस मेड़ता से ही है। और आपको पता होगा अभी जब उनकी बहुत सारी फिल्में आई थी तो वो हमारे उस फिल्म में पाउन नाम जो हमारे परम पूज्य मर्दल केसरी श्रीमती जी महाराज साहब जैन सिंह थे जी, और रूपकुंज जी महाराज साहब, उनके समाधि स्थल को पिक्चर में सबसे पहले दिखाते थे जी, बड़ी बड़ी सुपरस्टार फिल्मों में दिखाया है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी है कि भी आप कभी हमें ऐसा मैं आता हूँ मुंबई मेरे रेजिडेंस है जी, तो उन्होंने कहा था जल्दी आपको अमिताभ बच्चन साहब से मिलवाएंगे। तो आने वाले समय में जल्दी ही अमिताभ बच्चन साहब से मिलने का सपना है। तो ये आपका सपना मैं समझता हूँ बड़े जल्दी पूरा हो जाए। अच्छा, लेजेंड की अगर मैं बात करें कि मैं लेजेंड से पूछना चाहता हूँ, तो लेजेंड तो माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलना मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि बहुत सारे लोगों से चर्चा होती है हमारी। लोगों का ये कहना है कि 4 धाम की यात्रा अगर आप करें और 5वीं यात्रा अगर आप नरेंद्र मोदी जी से मिलना हो जाए, उनको देख लें, मुझे लगता है वो पूरी यात्रा अपनी हो जाती है। तो ऐसा भाव अगर वाकई में जनता के मन में है तो मेरे जैसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार 18 में जीता। 2019 में जब मैं राजसमंद लोकसभा का सह संयोजक था, उदयपुर में एक बड़ी मीटिंग थी चुनावी सभा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं आशीर्वाद मिला पहली बार, उनसे रूबरू होने का अवसर मिला। उसके बाद तो बहुत बार पार्टी के कार्यक्रम में और विभिन्न चुनाव कार्यक्रम के माध्यम से उनके साथ में उनके आशीर्वाद लेने का मौका मिला। वाकई में बहुत बड़े वैश्विक नेता के रूप में अगर प्रभावशाली व्यक्तित्व कोई है तो आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी। और हर एक व्यक्ति की, हर एक नेता की इच्छा होती है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। पक्ष वाले तो हमें तो होता ही है, लेकिन उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित है लोग कि विपक्ष वाले भी उनसे मिलना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की लंबी फौज वो चाहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हो। आज इसीलिए देखो प्रधानमंत्री जी की जब भी सभा होती है लाखों की संख्या में लोग आते हैं उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। तो ये उनका प्रभाव है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने बीते 6 सालों में बहुत बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी के दर्शन भी किए हैं, उनका आशीर्वाद भी लिया। कभी कोई विशेष आपको कुछ बात बोली गई उनके द्वारा? मैं बताऊँ ना, मैं जब 2019 में पहली बार उदयपुर के अंदर मिला तो मैंने उनको प्रणाम किया। मेरी शुरू से आदत रही है और मैं आज भी मंत्री बनने के बाद अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैंने जब प्रधानमंत्री मोदी को जब वो स्टेज पर आए मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे मना किया इस तरीके से। तो अखबार में वो फोटो छपी थी, अखबार में फोटो छपी थी, तब उन्होंने कहा था कैसा नहीं करते। तब मुझे लगा था कि कितने बड़े व्यक्तित्व है देश के प्रधानमंत्री जी, मैं तो उनके बेटे के बराबर हूँ।
पोते के बराबर हूँ। और मैं जब उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो कितने बड़े व्यक्तित्व होंगे वो। आज जो मुझे याद है उनकी शालीनता, गंभीरता, उनका व्यक्तित्व जो है बहुत विराट। सरकार में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद सबसे कठिन निर्णय कौन से जो आपको लगा हो बड़े कठिन निर्णय लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पिछले 1.5 सालों में बहुत सारे काम तो हुए, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ जब वही बात है ना कि जब आप कुछ बोलते हैं उसमें से कुछ नैरेटिव सेट करने के चक्कर में कुछ मोबाइल का उस निकाल करके कुछ पार्ट जो है वो मीडिया को वायरल किया जाता है, तब थोड़ा सा यूं लगता है यार कि हम किसके लिए कर रहे हैं। एक छोटा सा बयान मेरा होली के ऊपर जब मैंने बजरी के बारे में बोला था, जो मजदूरी करने वाले ट्रैक्टर वाले जो लोग के बेचारे 200 रुपए की मजदूरी करते हैं, उसके बारे में भी कांग्रेस के नेताओं ने इतना ट्वीट किया, इतना उसको चलाया, मीडिया ने भी चलाया कि ये देखो मंत्री जी ने अवैध कारोबार के बारे में बोला, अवैध खनन के बारे में बोला। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप वहां जाके पूछेंगे तो धरातल पे आप लोग अगर मजदूरों को मजदूरी भी रोक लेंगे आप, तो फिर आप काहे के नेता है बताइए। तो जो लोग 200 रुपए की मजदूरी करते हैं और मजदूरी को भी अगर बंद कर देंगे तो शायद मुझे लगता ठीक नहीं रहेगा। उस समय बड़ी मुझे अंदर से परेशानी हुई थी कि यार ऐसी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा हवा बना दिया जाता है। तो कांग्रेस के पास तो काम नहीं है दूसरा भैया, तो वो तो अवसर ढूंढते हैं कैसा भी करके। तो मुझे पहली बार उस समय तकलीफ हुई थी कि यार ये हम इतना अच्छा काम करें फिर भी जिसके पास कोई काम नहीं है कांग्रेस के पास में, वो छोटी छोटी बातों को इतना हाईलाइट करते हैं और वो पूरी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। उस सरकार में, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकार में इतना अवैध बजरी खनन होता था। हमने तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के किए हुए अवैध खनन को बंद कराया, इसलिए उनको तकलीफ है। तो वही लोग उसमें से छोटा सा पार्ट काट के भेजते हैं और उनकी एक ऐसी टीम बैठी है कांग्रेस की, कई बार उनको वापस अपने ट्वीट है फेसबुक पर डिलीट करनी पड़ी यार, समझ रखने वाले है नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें पोस्ट कर देते हैं नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल आईडी से, और मुझे लगता है कि बहुत कम जानकार लोग हैं उनके पास में। और फिर पब्लिक के जो व्यू आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो इतना नेगेटिव आते हैं कांग्रेस को, वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ती है। ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि जब अच्छी बात करते हैं उसमें से छोटा सा पॉइंट निकाल कर, पूरा तो वो सुनते नहीं है, छोटा पॉइंट निकाल कर बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई महत्वाकांक्षी नहीं कहूँ, ऐसा कोई ड्रीम, ऐसा कोई प्लान, दो प्लान, एक राजनीति के साथ में और एक न्यूट्रल अविनाश के लोग कि जीवन में ये काम करते हैं। पहला राजनीति का जवाब बताएं, फिर आप अपना व्यक्तिगत बताएं कि दो उम्मीद जो जिसे बोलते हैं कि यार मेरे को ये तो करना है। देखिए राजनीतिक रूप से वैसे तो डेवलपमेंट के मामले में कहें तो ये सारी चीज चलती रहती है। राजनीतिक रूप से मेरी संतुष्टि मैं मानता हूँ कि जब मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल के लिए अगर मीठे पानी की व्यवस्था 24 घंटे हो जाएगी, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरा 10 साल का जो मेरा कम से कम कैरियर रहा है, ये जब तक मैं रहूं तब तक ये मीठा पानी मैंने जनता के लिए उपलब्ध करना है। ये राजनीति का मेरा सबसे बड़ा जो एम है, मेरा लक्ष्य है आने वाले समय। बाकी सड़कें बनती रहेगी, स्कूल बनता रहेगा, हॉस्पिटल बनता रहेगा, नालियां बनती रहेगी, आंगनबाड़ी बनती रहेगी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन लोगों की जरूरत आज की तारीख में सबसे बड़ी अगर कोई मीठे पानी की व्यवस्था करनी है और मीठे पानी की व्यवस्था करके लोगों को एक रात प्रदान कर सके ताकि पीढ़ियां याद रखें कि उस समय ये पानी उपलब्ध हुआ था। ये राजनीतिक दृष्टि से। गैर राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो मैं उन गरीब लोगों की सेवा करना चाहता हूँ जो किन्हीं कारणवश अपनी आजीविका को, परिवार का पालन पोषण करने में बड़ी दिक्कत आती है। और जो गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं, उनको हम लोग साथ लेकर के उनको अगर सहारा दे सके। आज भी मेरे जितारण में मामासा के सहयोग से हमने एक आईसीयू एम्बुलेंस ली है, एम्बुलेंस बिना किसी खर्चे के, बिना किसी फीस के हम लोग को चलाते हैं गरीब लोगों के लिए। नियरेस्ट हॉस्पिटल में अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको राहत देने के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल में हमारी एम्बुलेंस काम करती है। हमारी एक एचए फाउंडेशन बना हुआ है, वो काम करता है। मेडिकल के अंदर लोगों को तुरंत सुविधा मिल सके, ऐसा हमारा काम जो गैर राजनीतिक है, जिससे कोई राजनीति लेना देना नहीं है, उसका हम लोग, हमारा फ्रेंड सर्कल मिल करके उसमें
डोनेशन देते हैं और उससे ही हमारा काम होता है। तो मेडिकल के क्षेत्र में और गरीब लोगों की सेवा करना ये गैर राजनीतिक मेरा विषय है, लक्ष्य है। इसको आने वाले समय में मुझे लगता है उसको पूरा जी। तो कई बार जैसे दुविधाएं आती है जीवन में, आदमी कभी कभार खुद से निराशावादी महसूस करता है, तो उस समय में मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? क्योंकि वो हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में कभी कभी निराश होता है, तो उस टाइम आप क्या मोटिवेशन के लिए करते हैं? देखिए, जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि यार ये क्या होना है, आप कुछ करते भी हैं तो भी कुछ नेगेटिव चला जाता है जी। और कभी कभार न चाहते हुए कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिससे नेगेटिविटी बढ़ती है और उस समय थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कि क्या करना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो शुद्ध रूप से हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ये जो हुआ है मुझसे आप ही बाहर निकालो और मुझे रास्ता बताए कि मुझे क्या करना है जी। तो मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ और वही मेरी मदद करता है और वही मुझे उस विकट परिस्थिति से, संकट से बाहर निकालता है। तो मेरा सबसे बड़ा इतना ही है कि मैं भगवान में आस्था रखता हूँ और भगवान मेरी मदद करते हैं। कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि अविनाश गहलोत को खुद को अविनाश गहलोत बताना पड़े कि सब मैं ही अविनाश गहलोत? बहुत बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग गाड़ी से निकलते हैं तो कभी टोल पे जाते हैं तो कोई मिल जाता है, कभी और कोई मिलता है तो वो रोकते हैं तो फिर बोलते हैं एमएलए का पास भी लगा हुआ है, टोल पे बोलते हैं कौन है भाई, तो वो पीछे से हमारा वो जो पीएसओ बोलते हैं माननीय मंत्री एमएलए साहब है वो है, तो वो जानते नहीं है जी। तो फिर मैं मेरा कार्ड दिखा देता हूँ, मेरा आइडेंटिटी कार्ड, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। भाई बोले कहाँ है एमएलए साहब, कहाँ है? ये बैठा ना सामने, वो तो उनको लगता नहीं है कि एमएलए साहब बैठे क्या। मैं क्या कभी कभार कुर्ते पजामे पैंट शर्ट में जाता हूँ, बिल्कुल तो मैं टी शर्ट में जाता हूँ, जब लंबा सफर होता है टी शर्ट में चलिए, तो उनको लगता नहीं कि मंत्री जी है कि एमएलए साहब है। तो फिर मुझे बताना पड़ता है भाई यू क्या करता है, मैं ही हूँ यार। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनको बताना पड़ता है, फिर वो उसको देखते हैं। अब आजकल क्या है, टोल पे भी 8th पढ़े लिखे 10th पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता नहीं है राजस्थान सरकार मोटर गैस लिखा हुआ क्या मतलब है, बिल्कुल एमएलए का पास है क्या है, वो एमएलए पास को जानते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आपको टोल देना ही पड़ेगा। अच्छा, कई बार तो आपने टोल दिया है, मतलब दिया हमने मंत्री होने के बाद या एमएलए थे जब, अच्छा तब हमने दिया है। हम कभी बहस नहीं करते हैं, हमने कहा छोड़ो इसके कसूर नहीं है, इसकी मैच्योरिटी लेवल और इसका एजुकेशन तो इतना ही है कि नहीं समझ पाता है, बिल्कुल इसको क्या लेना देना एमएलए कौन है एमपी कौन है, बहस नहीं करते, पैसा दिया निकल गए बस। इसलिए बहुत बार ऐसा ऐसी जगह पे हुआ है कि भाई हाँ ये है, और उसके अलावा मुझे लगता कहीं है। मतलब अविनाश गहलोत मंत्री राजस्थान सरकार में रोड पे चलते समय आपने भी टोल कटाया है, बहुत बढ़िया। तो आप अपने जीवन में अपने फिटनेस को लेते हुए क्या सक्रिय फिटनेस को लेके क्या करते हैं जो आप अपने टोले शोले कायम रख सके हैं आपने, इनका क्या है राज? देखिए, मैं शुरू से जब मैं 2001-2 में जब मैं जोधपुर कॉलेज में था यूनिवर्सिटी में, तब मेरा सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ था पुलिस में। तब मैं सर्दी के समय सुबह जिम जाता था, मैं 4 किलोमीटर की रनिंग करता था और अपने आप को शुरू से फिट रखने का प्रयास किया है। फिर मैं घूमता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो फिट रहते हैं। अभी एमएलए बनने के बाद थोड़ा समय कम मिलता है, तो जब भी समय मिलता मंत्री बनने के बाद नहीं, एमएलए बनने के बाद भी 2018 के बाद थोड़ा समय कम मिलता था, और एमएलए में तो फिर भी चलो थोड़ा समय मिल जाता था, लेकिन फिर भी जनता के बीच में रहता है तो समय कम मिलता है। और मंत्री बनने का थोड़ा और समय कम मिलने लगा। जब भी समय मिलता है तब सुबह जल्दी उठकर योग कर लेते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, और शाम को थोड़ा सा खेल लेते हैं जब भी समय मिलता था। कभी कभार स्विमिंग कर लेते हैं जी। तो ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर, फिर जब गाड़ी में चलते हैं तब भगवान के भजन सुन लेते हैं, अच्छे से गाने सुन लेते हैं, उससे एकदम रिफ्रेशमेंट रहता है। और यही है कि हम लोग वही करते हैं। शुद्ध रूप से मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ जी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फिट रखने के लिए मानसिक रूप से हमारा संतुलन बना रहे, इसलिए स्ट्रेसफुल लाइफ के बिना कैसे जी सकते हैं, मैं तो उसमें ध्यान करता हूँ। और मैं हंसी मजाक वाले व्यक्ति तो उनके साथ ज्यादा पसंद करता हूँ रहना, ताकि हंसते खेलते हमारा समय निकल जाए, काम हो जाए और स्ट्रेस न रहे। बिल्कुल। जब नया मंत्रिमंडल आपने ज्वाइन किया, जब नए मंत्री बने, तो क्या क्या चुनौतियां थी जिनके बारे में आपको
देखिए, जब मैं 30 दिसंबर को जब मेरी मंत्री के रूप में शपथ ली, 5 तारीख को जब मुझे पोर्टफोलियो मिला, तो मैंने दूसरे तीसरे ही दिन मेरे अधिकारियों के साथ बैठ करके मैंने मीटिंग ली। और ये जो विभाग था, विभाग के बारे में शायद पहले से कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। आपके पास अभी 2 विभाग हैं, उनकी भी आप थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। जी, तो जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मुझे मिला, तब मैंने मंत्री बनने के तुरंत बाद 1-2 दिन में मैंने इसको समझा, पढ़ा। मेरे कुछ यार दोस्त थे, उनसे मैंने समझा। तो मैं 3 दिन बाद मैंने पहली मीटिंग ली अधिकारियों की। गट से गिना था, हमने कहा भी बैठेंगे, तो हम सचिवालय में बैठे। मैंने कहा चलो अपन मिलेंगे, पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। मेरे अधिकारी भी सर आईएएस थे, उनको ऐसा लगा था कि आधे घंटे की मीटिंग होगी, मंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, ये है। वो मीटिंग हमारी चली थी 2 से 2.5 घंटे। और मात्र पोर्टफोलियो मिलने के 3 दिन बाद में जो मैंने अधिकारियों से मीटिंग ली, तो अधिकारियों को लगा कि ये मंत्री जो है नासमझ नहीं है, नए नहीं है, क्योंकि मैं तैयारी करके गया। बिल्कुल। तो मैंने होमवर्क किया, होमवर्क करके विभाग के बारे में जो बोलना था, जो समझना था, जो पूछना था, वो मैंने जब उनके साथ बैठ के वार्ता की, पॉलिसी के बारे में बातचीत करी, तो उनको लगा था कि हाँ, मंत्री जी जानते भी हैं और इसमें कुछ काम करने का उनका प्रयास भी है। उसके बाद से लेकर आज दिन तक लगातार प्रयास इतना ही है कि हम विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी धर पर लाए, लाभ लोगों तक मिले, क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो व्यक्तिगत योजनाओं और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का डिपार्टमेंट है। आज पूरे प्रदेश भर में लगभग 92 लाख के करीब पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन हमारा विभाग करता है। पालनहार में जिनके माँ बाप नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, ऐसे अनाथ बच्चे भी हो गए, और जिनके पिताजी नहीं है, माताजी है या माताजी नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, बेसहारा है, वो 6.5 लाख के करीब बच्चे वो हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ओबीसी, एमपीसी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटीज, इनके लगभग 850 के करीब हॉस्टल्स हैं हमारे, जिसमें लगभग 60,000 के करीब बच्चे उसमें रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं। इसके अलावा हमारे पास में नारी निकेतन है, मेंटली जो डिस्टर्ब है, एमआर होम है, वृद्धाश्रम है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल है। हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, हम कोचिंग के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। हम जो SC, ST, OBC, सफाई कर्मी, दिव्यांग हैं, उनको लोन देने का काम हम करते हैं, उनके स्वरोजगार के लिए। हम हमारे दिव्यांग साथियों के लिए बहुत सारा काम करते हैं। और पुनर्वास का जो काम है हमारा, वो बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है कि ये लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के करीब लाभार्थी जो है हमारे इस विभाग से जुड़े हुए हैं। तो मुझे पुण्य का काम करने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। आप एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मुझे लगता है 10, 20, 50, 100, 200 लोगों की आप सेवा करते हैं। आप पानी की प्याऊ भरेंगे तो 100, 200 लोगों को एक दिन में पानी पिलाएंगे। आप कहीं अनाथ आश्रम में जाएंगे तो 10, 20, 50, 100 लोगों की मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ इस विभाग में आने के बाद में मुझे करोड़ों लोगों की सेवा का अवसर मिला है, और मेरे लिए वो बड़ा अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि मैं उन गरीब लोगों की सेवा कर रहा हूँ जो वाकई में समाज से पिछड़े हुए हैं। तो ये अंत्योदय का, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो मंत्र था, भाव था कि समाज के आखिरी छोर में खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम अगर करना है, वो अंत्योदय है, और वो हमारी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनके निर्देश में, और वो विभाग मुझे मिला है। आप सोचो कि एक व्यक्ति जो अपने टीम के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री के निर्देश में करोड़ों लोगों की सेवा करना, इससे बड़ा पुण्य का काम और नहीं हो सकता। पोर्टफोलियो की बात करें तो जो आपका पोर्टफोलियो, ये आपकी पर्सनैलिटी को आपको लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री जो हमें जिम्मेदारी दी है, जो नेतृत्व हमें जिम्मेदारी दी है, उसमें कहीं भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बड़ा भरोसा करके हमें जिम्मेदारी दी है। निश्चित ही उनकी हर एक जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश होगा उसकी पालना हम लोग सभी मिलकर करते हैं, और आगे भी उनका जो भी निर्देश होगा उसके पालन। जो ये आप गहलोत सरनेम लगाते हैं, तो कभी कोई ऐसा किस्सा ध्यान है कि गहलोत तक कभी
बात बताता हूँ, अभी जब ये दादी वाला प्रकरण हुआ तब कांग्रेस के सारे नेताओं ने, अशोक गहलोत जी से लेकर के टीकाराम जी से लेकर के डोटा, सारे लोग विधानसभा के बाहर खड़े रहे। तब जल्दी जल्दी में जी एक वीडियो ऐसा आया जिसमें कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं, जहाँ सचिन पायलट साहब बैठे, सब लोग बैठे हैं, जी तो वो अविनाश गहलोत माफी मांगो कहने की बजाय अशोक गहलोत माफी मांगो बोल गए। जी अविनाश गहलोत मुर्दाबाद की जगह अशोक गहलोत मुर्दाबाद बोल गया जी और उनके एमएलए हंस रहे हैं। जी उनके एमएलए हंस रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ था था उसी समय। तो मुझे लगता है कि ये सरनेम होने के बाद में काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। जी तो रहता ही है, स्वाभाविक बात है कि सरनेम सेम रहने से फिर अशोक और अविनाश में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल गहलोत सेम हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में रहता है। तो कभी हम हमारे प्रोग्राम में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरा नाम अशोक गहलोत बोल देते हैं। कभी कभार ऐसा होता भी है। मैं भी आपके साथ दौरे में था, तो पब्लिक में से दो बुजुर्ग बात कर रहे थे, तो वहां से एक मारवाड़ी में बोला वो अशोक गहलोत है, बिल्कुल बेटो है। हाँ, होता है ऐसा जनरली, क्या है, सब लोग नहीं जानते ना। अच्छा, दूसरा उसका प्रत्युत्तर दे रहा, नहीं बेटा नहीं है, तो वो बोला तू जान कौन रही हो, मैं जानू, वो अशोक गहलोत को बेटो है। तो इसलिए मैंने पूछा कभी। होता है, कई बार ऐसा हुआ। अच्छा, ये बताएं, राजनीति में अवसर ज्यादा है ये जिम्मेदारी है? राजनीति में जब आपको अवसर मिलता है जी, तो उसको जिम्मेदारी के साथ में आप उसको काम को पूरा करें। राजनीतिक बड़ा अवसर है अपने आप को साबित करने का। जी, बहुत लोग ऐसे योग्य लोग हैं जी, जिनको अवसर नहीं मिलता है, जी, इसलिए वो अपनी जो योग्यता उसको दिखा नहीं पाते। जी, बहुत लोग ऐसे राजनीति में काबिल हैं, योग्य भी हैं, हो सकता है हमसे भी ज्यादा हो। बस इतना सा ही फर्क है कि हमें मौका मिला इसलिए हम ये बता रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला वो बता नहीं रहे। तो राजनीति अपने आप को साबित करने का, लोगों के बीच प्रेजेंट करने का, अपनी योग्यता दिखाने का एक अवसर है। जी, अगर उस अवसर को आप जिम्मेदारी के साथ में लेंगे जी, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात जो है वो आप पूरा कर पाएंगे। किस नेता से बड़ा तगड़ा याराना है आपका, बॉन्डिंग, जैसे दिल की बात बोल सकते हैं, मदद मांग सकते हैं कुछ नहीं समझ आने पे, या फिर उसको राय दे सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो मार्गदर्शन तो हमारा मुख्यमंत्री का रहता है और उनका लगातार काम है कि कोई भी बात होती है तो आप पॉलिसी संबंधित जो सरकार की योजनाएं हैं या उसके अलावा भी कुछ बात है तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन अगर बात करें तो रूपाराम मुरावते जी जो है, एक्स एमएलए मकराना के, उनके साथ में हमारा बहुत अच्छा संपर्क है। तो वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, क्योंकि पिछली बार 5 साल हम विधानसभा में साथ रहे हैं। उनका जो जोली नेचर है, तो मैं इसलिए उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ कि हम हंसी मजाक करते हुए कभी साथ जाते हैं कार्यक्रम में, कभी वो हमारे घर आ जाते हैं, मैं उनके घर चला जाता हूँ। तो इससे क्या है कि हमारे बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि हम हमारी हर बात को शेयर कर लेते हैं। अच्छा, विचारधाराएं अलग होने पर भी क्या दोस्ती संभव है? हाँ, हो सकती है, लेकिन कम रहती है। मतलब वो दोस्ती होती है मगर गहराई नहीं आती। गहराई नहीं आती। उसमें लगता है कि मन में कुछ ना कुछ ये मुझसे लेना चाह रहा है, मन की बात। जी। तो आज जो आपका, मतलब आप सफल, हम आपको सफल कहते हैं और हम ये मानते हैं कि राजनीति ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया है। आज जो आप सफल व्यक्तित्व हैं, सफल मंत्रालय चला रहे हैं, तो आपके मंत्रालय के, क्योंकि 2 मंत्रालय हैं आपके पास में, तो कर्मचारी आपको लगता है कितना खुश है या नाराज है, या फिर, क्योंकि पता पड़ता है राजा को अपनी जनता के बारे में मालूम है। अब ये अलग बात है कि दर्शाए नहीं, आपको क्या लगता है कि सब आपके जितने भी कलीग्स हैं खुश? देखिए, मेरे मंत्री बनने के बाद में हमने टारगेटेड किसी को ना ट्रांसफर किया है, ना उसको कहीं ऐसा उसके साथ बर्ताव किया है जिसको बुरा लगे। हम चाहते हैं कि विभाग के अंदर हम लोग सब साथ मिलकर के काम करें। और सरकार जब हमें सैलरी देती है तो सरकार के कर्मचारी हो गए, अंग हो गए और जनता के सेवक हो गए। तो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बराबर की जिम्मेदारी है कि जनता क्या चाहती है उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे। ये चीज है। कभी किसी भी अधिकारी को हमने हमारे स्तर पर या हमारे कार्यालय से कभी भी टारगेट नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर के काम करेंगे। एक पारिवारिक वातावरण में हम
लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक भी रहता है। और अधिकारी को तो हम प्रोत्साहित करते हैं जी, उनका हौसला अफजाई करते हैं कि नहीं, आप और हम एक हैं, योजनाएं जो है वो आपके माध्यम से पूरी होनी है जी, पॉलिसी जब बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट आपको करना है जी। तो इक्के दुक्के को छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा वाकया हुआ होगा, वो भी सरकारी काम में शिथिलता के कारण से जी, किसी को एपीओ करना या किसी को सस्पेंड करना, काम में लापरवाही की प्रतियां जनरली हम लोग नहीं करते, उसको मौका देते हैं कि आज हो गया, दोबारा नहीं होना चाहिए, दोबारा होगा तो कार्रवाई होगी। अभी आपने, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ क्योंकि बड़े भावुक बात मेरे को आज मेरे जहन में आ गई। अभी एक पीड़ित, मानसिक पीड़ित को आपने जेडीओ से बंधे हुए एक इंसान को जो हथकड़ियों से बंधा उसको मुक्त करा, तो वो क्या मार्मिक क्षण थे, आपको कैसे पता पड़ा? देखिए, मैं शुरू से जब इस विभाग का मंत्री बना जी, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए। आप जैसे जो पत्रकार है, एक्टिव पत्रकार है, उन्होंने हमें भेजा, व्यक्तिगत हमें व्हाट्सएप पे भी भेजा, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भेजा। जैसे ही हमें जानकारी मिलती है तुरंत हम उस पर एक्शन लेकर के जी, हमने कई लोगों को, कोई 15 साल से बेडियो में झगड़ा हुआ है, कोई 10 साल से है, कोई 7 साल से है, कोई 18 साल से है, वो सिर्फ इसलिए कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, वो इलाज नहीं करा पाते। आज हमें खुशी है कि हमने ऐसे सैकड़ों लोगों को जंजीर से मुक्त करा करके जंजीर से जीवन तक का अभियान चलाया, निःशुल्क उनका इलाज करवाया, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको कपड़े दिला करके अच्छा सा खाने की व्यवस्था करके ऐसे लोगों को हमने वापस सामाजिक जीवन में लाने का काम किया है। आज उनके माँ बाप जो बूढ़े हो गए हैं जी, 15-20 साल से उसका जवान बेटा अगर मानसिक रोग के कारण से इलाज नहीं करवा पाने के कारण से अगर जंजीरों में जकड़ा हुआ, तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली है। तो हमने उस पर फोकस करते हुए आज भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि कहीं भी आपको लगता है किसी भी क्षेत्र में, इवन ढाणी के अंदर भी कोई होगा, गांव के अंदर भी होगा, तो आप हमें सूचना दें, विभाग के अधिकारी हमारे जाएंगे, उसको ससम्मान हॉस्पिटल ले जाएंगे, इलाज कराएंगे, और जब वो ठीक हो जाएगा तब उसको पुनः घर पे छोड़ेंगे। उसके रहने की, खाने की, रुकने की, कपड़ों की सारी व्यवस्था हमारा विभाग करता है। तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि इतने सालों के बाद में, जब सरकारें पहले भी रही है, पहले भी ये विभाग काम करता आया है, लेकिन संवेदनशीलता जो है, गंभीरता जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चला रखा है और उसमें जब भी सूचना आती है तुरंत हम रेस्क्यू करके उनका इलाज निःशुल्क करते जी। तो ये थे राजस्थान सरकार के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश जी गहलोत, जो अपनी बात रख रहे थे बखूबी। हमारे एक एक सवाल का जवाब इन्होंने अपने अंदाज में दिया है, क्योंकि इनका अंदाज बयान कुछ निराला है। शुरू से ही ये अपनी बयानों में सुर्खियों में रहे हैं, तो आज भी इन्होंने अपने बयान हमें उसी तरीके से दिए हैं, ना घूम के ना आड़े टेढ़े, हमारे सीधे सवालों के सीधे जवाब दिए हैं। बचपन में बड़े ही होनहार, एक मास्टर जी के बेटे, क्रिकेट के शौकीन, पिक्चरों के शौकीन, और जीवन का फलसफा आमजन की सेवा करना, शुरुआत तय है। तो ये आज एक खूबसूरत संडे था, हम यात्रा पे थे। मैं हाफ ड्यूटी, मैं भी नौकरी में हूँ, मैं हाफ ड्यूटी में हूँ, आप सरकारी नौकरी में हैं, आप फुल ड्यूटी में हैं। संडे के दिन तो अपनी ड्यूटी 100% निभाते हुए अपने आप को कर्मचारी मानते हैं, तनख्वाह मिलती है, मुझे बोलते हैं कि मैं तनख्वाह लेता हूँ, मैं कर्मचारी हूँ। मैं, मेरे साथी कर्मचारी हूँ, जो उनके डिपार्टमेंट में कर्मचारी है, उनको अपना साथी बताते हैं, उनको कलीग बताते हैं। निराली सोच है और एक युवा शक्ति है। आगे बहुत कुछ करना, बहुत कुछ सफर तय करना बाकी है। भजन लाल जी को अपना आइडल मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना तीर्थ मानते हैं। एक अच्छी सोच है, संघ से काफी लंबा जुड़ाव रहा है, हमें समय दिया है, अपडेट इंडिया के दर्शकों को समय दिया है। अपडेट इंडिया के दर्शकों के तरफ से मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतना समय दिया है आपने, और इतनी बढ़िया बातें आपसे जो हो गई है उसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद करता हूँ। बड़ा व्यक्तित्व सरल आपका। तो आप आखिरी में राजस्थान की जनता, राजस्थान की युवा को क्या अपना संदेश देना चाहते हैं?
मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जब आपको बड़े पद भी मिलेंगे जी, बड़ा ओहदा भी मिलेगा जी, मान सम्मान भी मिलेगा जी, लेकिन उसके बावजूद आप अगर अपने आप को धरातल से जोड़ कर रखेंगे जी, तो आपके पास में संभावनाएं और बढ़ेगी जी। आप अगर सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं जी, तो आपको लोगों से मेल मिलाप जुड़ाव जो है जी, उतना ही रखना होगा, वैसा ही रखना होगा जैसे पहले कभी आप कुछ नहीं थे जी। और जब कुछ नहीं रहेंगे जी, वो अगर आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं सोचता हूँ आज मैं मंत्री हूँ जी, कल ना रहूं तो भी लोग मेरे से वही समझ रखे जो आज रख रहे हैं जी। तो जीवन में लोगों से प्रेम जी, मोहब्बत जी, भाईचारा जी, अपनापन बना के रखे जी। पद के आवेश में आकर के, प्रभाव में आकर के किसी का नुकसान नहीं जी, ये हम लोग करें जी। और जितने भी यूथ हैं जी, उनको ये सोचना होगा कि आने वाला कल हमारा है जी। हम इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम इस प्रदेश के विकास के लिए, उन्नति के लिए क्या काम कर सकते हैं जी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम जब ये सोचते हैं कि भाई हमें क्या मिलना चाहिए जी, हमें क्या मिला है जी, बदले में वापस ये भी भाव होना चाहिए कि हमने इस प्रदेश को क्या दिया है, हमने समाज को क्या दिया है जी। आपके अधिकार है तो आपके कर्तव्य भी बनते हैं जी। ये दोनों जब सामूहिक चलेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश भी आगे बढ़ेगा जी। और एक अच्छे समाज का निर्माण तभी होगा जब एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है जी। अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़े, व्यक्तित्व को समाज सेवा में जोड़े, प्रदेश की उन्नति के लिए जोड़े, और मन के अंदर भाव ये रहे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपने देश के लिए कर रहा हूँ, प्रदेश के लिए कर रहा हूँ। जब मैं से हम का भाव आ जाएगा जी, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा जी। और लोगों के प्रति प्रेम भाईचारा बना के रखें जी, सामाजिक सौहार्द बना के रखें जी। और हमारी जो राजस्थान की संस्कृति रही है जी, अपनेपन की, जो अपराध बोलते हैं, बिल्कुल उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे तो निश्चित ये प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और कहीं न कहीं हम लोगों को सोचना होगा कि मेरी समाज में क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है। ईमानदारी से अगर उस पर हम लोग मंथन करेंगे तो हम लोग जो सोचते हैं वैसा ही हमारा प्रदेश होगा, वैसा ही हमारा देश होगा। बिल्कुल बखूबी, बहुत शानदार व्यक्तित्व है आपका। तो आप हुकुम मारवाड़ी में भी आपने कोई मैसेज देना है तो आप फरमाओ, आपको मैसेज। सब बढ़िया है साहब, मारवाड़ी हमारी मातृभाषा है और मैं जहाँ जाता हूँ मेरे क्षेत्र में अक्सर मारवाड़ी में ही बात करता हूँ। समय परिस्थिति काल के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए कि लोग हमें किस रूप में देखना चाहते हैं। तो मेरा इतना ही है कि हम जैसा है वैसा ही दिखे और वैसा ही करें। किसी कारण से अगर हमें कुछ और करना पड़े कभी नहीं करना चाहिए। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच जो है ऐसी है कि जब हम बचपन में थे तब उसके बाद में सोच का स्तर जो है वो निश्चित ही परिपक्व होता है जी। लेकिन सोच हमेशा पॉजिटिव रहे जी, वही मुझे लगता है सबसे बढ़िया होगा जी। और मारवाड़ी हमारी बड़ी मिठास की भाषा है जी, तो उसका भी हम लोग प्रयास करते हैं और लोगों को आम बोलचाल में समझ में आता है, उसी के अंदर बात करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो आज का सफर यही, आज हमारे हम सफर थे माननीय मंत्री अविनाश जी गहलोत, और अगली यात्रा बदस्तूर हम जारी रखेंगे एक नई यात्रा पे नए हम सफर के साथ। आज के लिए आप अपने दोस्त विशाल पाराशर को इजाजत दीजिए। नमस्कार, बने रहिए अपडेटेड।